कोविड 19 और इससे जुड़ी कई ऐसी चीजें हैं जो हर महीने, हर हफ्ते, हर दिन हमें एक नया सरप्राइज देते हैं। कुछ ना कुछ नया आता है, नई गाइडलाइंस आती हैं और नए सवाल भी हमारे मन में आते हैं। और उन सवालों के लिए इंटरनेट पर कभी भी मत जाइए, जाइए एक मेडिकल एक्सपर्ट के पास जो अपने एक्सपीरियंस से उन सवालों के जवाब देने वाले हैं। मेरा नाम है अरुण सिंह। बनेगा स्वस्थ इंडिया का यही प्रयास रहता है कि मेडिकल एक्सपर्ट्स आपके सवालों के जवाब दें। पिछली कई वीडियोस में हमने आपको कहा कि आप अपने सवाल हमें लिखकर भेज सकते हैं। आप ही के सवालों को आज मैं पूछने वाला हूं डॉक्टर अरविंद कुमार से। ही इज चेयरमैन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी, मेदांता हॉस्पिटल। अ वेरी वार्म वेलकम सर। बिफोर आई गेट ऑन टू questions that we've got from audience, I have two questions and I want to begin with ivermectin. It's not only has started a debate in the medical world but also political world. But ivermectin, is it the new hydroxychloroquine? Because अब हर कोई ये सोच रहा है कि ये miracle drug है, लेकिन कहा जा रहा है बहुत कम डेटा है और नहीं कहा जा सकता कि इस वक्त ये miracle drug है. So what are your thoughts on it? अरुण जी, पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार और इस शो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी का। जो आइवरमेक्टिन का आपने कहा कि मेडिकल डिस्कशन और पॉलिटिकल डिस्कशन दोनों हो रहे हैं, तो मैं पॉलिटिकल डिस्कशन को तो अलग रखूंगा क्योंकि वो मेरी फील्ड नहीं है। मैं आपको मेडिकल पार्ट का जवाब दूंगा कि आइवरमेक्टिन कभी भी एक मैजिकल बुलेट के रूप में नहीं प्रोजेक्ट हुई थी। जब से इसका यूज सजेस्ट किया गया था वो कुछ इन वाइट्रो स्टडीज पे बेस्ड था। इन वाइट्रो स्टडीज क्या होती हैं कि आप पेशेंट की बॉडी के अंदर नहीं, लेबोरेटरी सेटिंग में कुछ टेस्टिंग करो, जहां पर इस वायरस को जब इस आइवरमेक्टिन के घोल में एक्सपोज किया गया था तो यह देखा गया था कि वायरस का जो रेप्लिकेशन है बहुत स्लो हो जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया में रिसर्च हुई थी जिसके बेसिस पे यह हुआ था कि ये कहीं ना कहीं हमें वायरस की ग्रोथ को रोकने में और उनको सेल्स को इनफिल्ट्रेट करने में, उसको रोकने में मदद करेगा। जो ट्रायल्स हुए WHO के अंडर में, उसमें ये चीज बड़ी क्लियर कट बेनिफिट के रूप में उभर के नहीं आई। हमारे कंट्री में कुछ ट्रायल्स हुए, खासकर एम्स भुवनेश्वर में हेल्थ केयर वर्कर्स पे हुआ था। उन्होंने कहा कि नहीं, हेल्थ केयर वर्कर्स जो एक्सपोज हुए थे उनको अगर प्रिवेंटिव आइवरमेक्टिन दी जा रही है तो वो उनको हेल्प कर रही है। इसी तरह से कुछ ट्रायल्स थे जिसमें ट्रीटमेंट के रूप में भी जब ये दी गई तो उन्होंने दिखाया गया कि माइल्ड डिजीज के मॉडरेट टू सीवियर डिजीज में टर्न होने के चांस कम हो गए थे, क्योंकि ये बेसिकली वायरस के सेल में घुसने और सेल के अंदर रेप्लिकेट करने को रोकता है। तो ये डिजीज की सिवियरिटी कम कर सकता है, वायरस का जो शरीर में रहने का समय है वो कम कर सकता है, तो ये हेल्प कर सकता है। लेकिन ये सारी की सारी एविडेंस कभी भी इतनी सॉलिड नहीं थी कि उसको एज ए स्टैंडर्ड ऑफ केयर किया जाए रिकमेंड, और इसीलिए उस पर कंफ्यूजन चलता रहा और वो आज भी है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि एम्स ICMR ने जो गाइडलाइंस दी थी, जिसका लेटेस्ट वर्जन 17 मई को आया है, उससे पहले 3 मई को आया था, उससे पहले अप्रैल में आया था, उन सब में माइल्ड डिजीज में आइवरमेक्टिन को अभी भी रिकमेंड किया जा रहा है। हालांकि लिखा है कि ये वीक एविडेंस है। कई स्टेट्स हैं जैसे यूपी था, गोवा था और भी कुछ स्टेट्स थे जिन्होंने अपनी पूरी पॉपुलेशन को एक समय पर यह प्रिवेंटिव हफ्ते में एक बार एक टैबलेट लेने के लिए रिकमेंड किया गया था। तो मेडिकली मैं ये कहूंगा कि एविडेंस इसके फायदे की थोड़ी है, लेकिन वो वीक एविडेंस है। और दूसरी चीज ये है कि ये कोई एक्सपेंसिव मेडिसिन नहीं है और फॉर्चुनेटली इसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसके फेवर में हूं कि जब थोड़े बहुत पॉसिबल बेनिफिट्स हैं, नुकसान नहीं है, खर्चा नहीं है, तो जब हमारे पास वैसे ही कोविड को ट्रीट करने की साधन इतने सीमित हैं, तो जो भी थोड़ा बहुत बेनिफिट है अगर उसको ले लिया जाए तो उसमें नुकसान क्या है? एक मेजर है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और इसमें, क्योंकि जैसा हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, HCQ के साइड इफेक्ट्स बहुत स्ट्रांग हैं और ज्यादा हैं। HCQ के जो खासकर से जो ओल्डर पॉपुलेशन है उसमें कार्डियक साइड इफेक्ट्स हैं जो कभी-कभी सीरियस भी हो सकते हैं। उस हिसाब से आइवरमेक्टिन सेफ्टी प्रोफाइल में कहीं बेटर परफॉर्म करती है।
चलिए सर, अब इससे पहले अगेन जैसे मैंने कहा मेरे दो सवाल हैं, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से और है वो है एंटीबायोटिक्स के ऊपर। चाहे वो डॉक्सीसाइक्लिन हो, अजिथ्रोमाइसिन हो, अमोक्सिसिलिन हो, तीनों बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। क्या आप इन्हें रेकमेंड करेंगे कोविड-19 की ट्रीटमेंट के लिए और कितने ये जरूरी हैं? अरुण जी, कोविड-19 एक वायरल इन्फेक्शन है। एंटीबायोटिक्स वो मेडिसिन हैं जो बैक्टीरिया के खिलाफ एक्ट करती हैं। एंटीबायोटिक्स का वायरस की ग्रोथ पर जीरो इफेक्ट होता है। तो उस लॉजिक से अगर आप देखें तो जब वायरस का इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स दे करके आप वायरस के ग्रोथ पर कोई भी इफेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब जो लोग इसके फेवर में है वो ये कहते हैं कि वायरल इन्फेक्शंस में कभी कभी सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है, तो एंटीबायोटिक्स देकर के हम उसको रोक रहे हैं। मैं उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट देता हूं कि अगर आप शुरू में बिना सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की एविडेंस के ऐसी एंटीबायोटिक्स दे देंगे तो आप जो सेंसिटिव बैक्टीरिया है उनको मार देंगे और उससे रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हो जाएगा। तो कल को अगर उसको वाकई इंफेक्शन होगा तो वो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया का होगा। कुल मिला के आप उसको नुकसान कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो इनमें से दो मेडिसिन हैं, एजिथ्रोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन, जिनको इम्यूनोमॉड्यूलेटर कहते हैं। इम्यूनोमॉड्यूलेटर का मतलब हुआ वो कहीं ना कहीं हमारे इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा एक्टिवेट करती हैं, उसको थोड़ा सा जगाती हैं और शायद वो वहां पर वायरस को मारने में मदद करती हैं। बहुत से लोग इसको डाउट करते हैं, तो मेरी जो पर्सनल प्रैक्टिस है वो ना देने की है। और जब 1.5 महीने पहले मुझे स्वयं कोविड हुआ था तो मैंने इनमें से कोई भी एंटीबायोटिक नहीं ली थी। ओके, अब जनता के सवाल ले लेते हैं और इसी वीडियो के दौरान अगर जो लोग हमें देख रहे हैं उनके कोई सवाल है वो कमेंट्स में लिख सकते हैं। पहला सवाल है, फॉर हाउ लॉन्ग विल द इम्यूनिटी अगेंस्ट कोविड लास्ट आफ्टर गेटिंग वैक्सीनेटेड? देखिए, ये मैं इसके साथ साथ एक और चीज भी आंसर कर दूंगा। हाउ लॉन्ग विल द कोविड इम्यूनिटी लास्ट आफ्टर गेटिंग ए कोविड इन्फेक्शन, क्योंकि ये भी तो क्वेश्चन है कि मुझको कोविड हो गया, अब मेरे बॉडी में एंटीबॉडीज बन गई, अब मैं कितने दिनों तक मुझे दोबारा नहीं हो सकता। और उसी का पार्ट 2 है कि मैंने वैक्सीनेशन ले लिया, अब मुझे क्योंकि दोनों ही सेम काम कर रहे हैं कि आपके बॉडी में एंटीबॉडीज बना रहे हैं, एक इन्फेक्शन के द्वारा और दूसरा वैक्सीनेशन के द्वारा। तो अरुण जी, जो अभी करंट एविडेंस है उसमें जैसे कोविड इन्फेक्शन के बाद अब ये हो गया है कि 3 महीने तक तो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज होती हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि कल जो हमारी गाइडलाइंस वैक्सीनेशन की रिवाइज हुई हैं उसमें इस समय जो कोविड इन्फेक्शन के बाद कितने दिन के बाद वैक्सीन लें, अब उसमें 3 महीने का समय कर दिया गया है। तो 3 महीने तक तो कोविड इन्फेक्शन के बाद एंटीबॉडीज रहती हैं और शायद वो 6 महीने तक भी रहती हैं। इसी तरह से कोविड वैक्सीनेशन के बाद जो आज का विश्वास किया जाता है कि कम से कम 6 महीने तक तो ये एंटीबॉडीज होंगी। उसके बाद इनका लेवल कितना रहेगा, कितने लोगों में ये फिर भी इफेक्टिव लेवल पर रहेंगी, कितने लोगों में ये कम हो जाएंगी, और इसी का पार्ट 2 आता है कि अगर कम हो जाएंगी तो क्या उसके लिए हमें 6 महीने पे एक बूस्टर डोज देने की जरूरत होगी। ये सब सवाल ऐसे हैं जिनका आंसर भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। अगले 2-3 महीनों में हमें इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे। Okay, will vaccination give me lifetime immunity against COVID-19? You've answered this. And then, are the antibodies created after the first dose of the vaccine, or is this a myth? I think what he's trying to say is कि पहली डोज, सिर्फ एक डोज के बाद ही क्या एंटीबॉडीज रिसीव होती हैं या नहीं? अरुण जी, जैसे ही पहली डोज हमारे लगती है उसके चंद दिनों के अंदर बॉडी में एंटीबॉडी रिस्पांस माउंट होना शुरू हो जाता है। और खाली एंटीबॉडी रिस्पांस ही नहीं होता, उसमें हमारे एक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी होती है जिसमें बॉडी की जो सेल्स होती हैं वो भी एक्टिव हो जाती हैं, उनमें भी मेमोरी होती है और वो भी वायरस को बॉडी में आने से रोकने में मदद करती हैं। ये दोनों ही सिस्टम्स पैरेलली एक्टिवेट हो जाते हैं और पहली डोज के बाद भी कुछ लेवल तक उनका रिस्पांस रहता है, लेकिन वो शायद उस लेवल तक नहीं पहुंचता जितना हमें वायरस से कंप्लीट प्रोटेक्शन के लिए चाहिए। इसीलिए हमें सेकेंड डोज की जरूरत होती है कि पहले डोज ने एक काम कर दिया, जिसने कहते हैं ना कि जमीन तैयार कर दी, और जो दूसरी डोज गई उसने बूस्टर का काम किया, तो उसने उस तैयार हुई जमीन पे एक अच्छा सा गार्डन खड़ा कर दिया। तो सेकेंड डोज के 2 वीक्स के बाद जो हमारे लेवल पहुंचते हैं
वो ये माना जाता है कि हमें प्रोटेक्शन के लिए एडिक्वेट होंगे। लेकिन मैं यहां क्लैरिफाई कर दूं कि जहां तक हमारी दोनों वैक्सीन का सवाल है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, उसमें 70 से 80% प्रोटेक्शन मिलता है। यानी कि अगर 100 लोगों ने वैक्सीन लगवाई दोनों डोज, उसके 2 हफ्ते के बाद अगर वो 100 के 100 लोग इन्फेक्शन को एक्सपोज हुए तो शायद 70 से 80 को तो इन्फेक्शन नहीं होगा, 20 से 30 लोगों को इन्फेक्शन फिर भी हो जाएगा। लेकिन धारणा यह है कि वो मोस्टली 100% नहीं, मोस्टली माइल्ड होगा और उनको आईसीयू एडमिशन, वेंटिलेटर या डेथ की पॉसिबिलिटी कम है। कुछ हफ्तों पहले तक हम ये मानते थे कि ये वाली पॉसिबिलिटी 0 है, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में डॉक्टर्स की, नर्सेस की, फ्रंटलाइन वर्कर्स की वैक्सीनेशन के बाद भी डेथ्स हुई हैं। तो आज हम ये मानते हैं कि ये संख्या 0 नहीं है, लेकिन फिर भी इन सब का खतरा वैक्सीन लगवाने के बाद बहुत बहुत लो है, इसलिए समझदारी वैक्सीन लगवाने में ही है। आखिरी सवाल पूछ रहा हूं, आदित्य खन्ना ने मुझे भेजा है। He says, I got vaccinated with Covaxin. Would exercising increase its efficacy? एक्सरसाइज का वैक्सीन की एफिकेसी पे कोई इफेक्ट नहीं है। एक्सरसाइज वैसे ही आपकी बॉडी के लिए अच्छी है, इम्यूनिटी के लिए अच्छी है, लेकिन कोई ये कहना कि उससे वैक्सीन की एफिकेसी बढ़ेगी, नो। ऑल्सो वैक्सीन लगवाने के कितने दिन बाद अगर कोई वर्कआउट करता है तो वो रिज्यूम कर सकता है? कोई ऐसा वो नहीं है। अगर आपको जनरली लोगों को माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स होते हैं, थोड़ा सा जहां लगा है वहां पर दर्द, बॉडी एक, चिल्स, फीवर, ये प्राय 48 आवर्स तक रहता है। तो उस बीच में हम कहते हैं आप रेस्ट करिए, अच्छी डाइट लीजिए, काफी सारे फ्लूइड्स लीजिए और पैरासिटामोल की टैबलेट 6 आवरली लेते रहिए। मोस्टली 48 टू 72 आवर्स में ये सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं। उसके 1-2 दिन के बाद आप अपनी एक्सरसाइजेज और नॉर्मल एक्टिविटी रिज्यूम कर सकते हैं। Lastly, because हमारी कॉन्वर्सेशन से मुझे एक और चीज याद आई। दिस इज वन थ्योरी व्हिच इज बीइंग फ्लोटेड ऑन द इंटरनेट। दिस से कि जब वैक्सीन लगवाते हैं तो ड्यूरिंग दैट पीरियड योर इम्यूनिटी इज फ्रेजाइल, यू आर मोर एट रिस्क। इज दैट अ मिथ और अ फैक्ट? इट्स अ मिथ, क्योंकि जो वैक्सीन है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं वैक्सीन क्या है। वैक्सीन बेसिकली वायरस की बॉडी का वो पार्टिकल है जिसमें हमारे बॉडी को एंटर करने के लिए सबसे ज्यादा जिसकी जरूरत होती है। जैसे कोरोना वायरस को लें तो उसकी सरफेस पे कुछ स्पाइक्स होते हैं जिसको हम स्पाइक प्रोटीन कहते हैं। तो जब वो वायरस हमारे बॉडी में जाता है तो स्पाइक प्रोटीन की मदद से वो सेल्स के साथ चिपकता है और चिपक के वो फिर सेल्स के अंदर जाके हमारे डीएनए को यूज करके अपने को रेप्लिकेट करता है। अब अगर हम किसी तरह से उसके स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ अपने बॉडी में कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करके उस स्पाइक प्रोटीन को इनएक्टिवेट कर दें, उसको सेल्स से चिपकने में नाकाम कर दें, तो वायरस अंदर जाएगा लेकिन वो बॉडी में सेल्स में इन्फिल्ट्रेट नहीं कर पाएगा और हमें इंफेक्शन नहीं होगा। तो काफी सारी जो वैक्सीन हैं वो इस स्पाइक प्रोटीन को यूज करती हैं। कई वैक्सीन हैं जो अदर मेथोडोलॉजीज को यूज करती हैं। मेथोडोलॉजी कोई भी हो, सबका एम ये होता है कि वायरस की बॉडी के किसी न किसी इंपॉर्टेंट हिस्से के खिलाफ बॉडी में एंटीबॉडीज बना दो। जब आपके बॉडी में वो एंटीबॉडी सर्कुलेट कर रही होंगी, सारे सेल्स में वो एंटीबॉडी उनकी सरफेस पे मौजूद होंगी, ऐसे में जब वायरस अंदर जाएगा और सेल्स में घुसने की कोशिश करेगा तो वो एंटीबॉडीज के रूप में जो पहरेदार खड़े हैं वो उस वायरस को सेल में घुसने नहीं देंगे और उससे आप इंफेक्शन से बच जाएंगे एक्सपोजर के बावजूद। ये काम होता है। तो इसमें हमारा इम्यून सिस्टम जो है, जब एंटीजन इंजेक्ट करते हैं वैक्सीन के रूप में तो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और वो ये एंटीबॉडीज बनाता है। तो ये कहना कि वैक्सीन लगाने से इम्यूनिटी लो हो जाएगी, एक्चुअली सच्चाई तो इसकी उल्टी है। वैक्सीन आपके इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करती है कि भाई कुछ काम करो, भाई कुछ एंटीबॉडी बनाओ। तो एक्चुअली द सिस्टम इज गेटिंग एक्टिवेटेड एंड नॉट सप्रेस्ड। तो वैक्सीन के बारे में भी बहुत से लोगों में थोड़ा सा ये भ्रम है कि अभी कल कुछ गाइडलाइंस चेंज हो गई हैं तो उससे चेंज होने से क्या हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि कल जो गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन आया है गाइडलाइंस बदलने के बारे में, उनमें जो 8 पॉइंट्स हैं उसको हम 3 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। पहला ग्रुप ये कि अब तक हम लोग कहते थे कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे, प्रेग्नेंट लेडीज और लैक्टेटिंग मदर्स, इन 3 ग्रुप्स को वैक्सीन नहीं लगनी है।
तो कल की गाइडलाइंस में लैक्टेटिंग मदर्स को इस ग्रुप से निकाल दिया गया है, यानी आज से जो माताएं अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, लैक्टेटिंग मदर्स, वो वैक्सीन ले सकती हैं। पहला चेंज तो ये है। दूसरा था कि अगर किसी को कोविड हो चुका है और उसको डोज वैक्सीन लगवानी है, पहली डोज या सेकंड डोज, या उसने एक डोज लगवा ली है और उसको सेकंड डोज लगवानी है, तो कोविड और वैक्सीनेशन की डोज का गैप क्या होना चाहिए, जो अब तक हम 4 से 6 हफ्ते का कह रहे थे गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन, तो उसको कल 3 महीना कर दिया गया। यानी अगर आपको कोविड हुआ और आपको पहली डोज लगवानी है, 3 महीने बाद लगाइए। पहली डोज के बाद कोविड हो गया, सेकंड डोज लगवानी है, 3 महीने के बाद लगवाइए। और अगर आपने कोई मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज या प्लाज्मा लिया है तो उसके भी 3 महीने के बाद लगवाइए। और अगर आपको कोई दूसरा इंफेक्शन है सिवियर, जिसके लिए आपको अस्पताल में या आईसीयू में भर्ती होना पड़ रहा है, तो उसके 4 से 6 हफ्ते के बाद आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो ये तो था सेकंड ग्रुप जिसमें चेंजेस आए हैं। और एक और उन्होंने चीज क्लैरिफाई कर दी है कि कोई ब्लड डोनेशन कब कर सकता है। तो अगर आपको कोविड हुआ है तो आप आरटीपीसीआर नेगेटिव होने के 2 हफ्ते के बाद अगर चाहें तो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो ये 3 ग्रुप्स हैं जिसकी कुछ मॉडिफिकेशंस कल आई हैं। बाकी सब कुछ जो इंडिकेशंस वगैरह थे वो सब वैसे के वैसे ही हैं। बहुत सर, ये आपने खास पॉइंट जो वो भी हमारे साथ शेयर किए। सो दिस इज डॉक्टर अरविंद कुमार इन ऑल हिज ग्लोरी। मेरा नाम है अरुण सिंह। टाइम फॉर मी टू साइन ऑफ। देखते रहिए बनेगा स्वस्थ इंडिया।